नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सपना सिंह जी की लिखी कहानी फिर मारे गए गुलफाम। दोस्तों, सपना सिंह जी हिंदी की चर्चित कहानीकार हैं। हंस कथा देश, परिकथा कथाक्रम, निकट आर्य संदेश, युगवंशिका, माटी, इंद्रप्रस्थ भारती आदि देश की प्रमुख पत्रिकाओं में इनकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी से कहानियों का निरंतर प्रसारण होता रहता है। तो आइए सुनते हैं कहानी फिर मारे गए गुलफाम। हाथ मुंह धोकर खटिया पर लेट गए हैं राजेश जी। मोबाइल पर गाने बज रहे थे। 150 वाला लोकल मेड रेडियो। सोचते हैं घर के लिए भी ले लें, यहां बनारस में भी तो मिलता है। पिछली बार साहब मेम साहब के साथ उनके साले के घर भोपाल गए थे तो हफ्ते भर में ही मेम साहब की भाभी जी खुश हो गई थी। आखिर तीनों नंदे, नंदोई, सास ससुर, बच्चे, इतने सारे लोग। राजेश जी न होते तो भाभी जी बेचारी का तो बोलो राम हो जाता। भाभी जी के साथ किचन का पूरा कारोबार संभाल रहे थे राजेश जी। तभी तो हफ्ते भर में भाभी जी ने किसी समय कोई रेसिपी रिपीट नहीं की थी। नंदोई लोग भी ऐसी आवभगत से खुश हो गए थे। राजेश जी के गाने सुनने का शौक देखकर ही भाभी जी ने चलते समय उन्हें रेडियो दिया था। वह रेडियो तो वह मेम साहब के किचन में फिट कर दिए। यूं भी दिन का ज्यादा समय तो वहीं गुजरता है। कमरे पर तो दिन में 2 घंटे और रात में 10-11 बजे से सुबह 8 बजे तक ही रहते हैं। थोड़ा भी देर अबेर हो जाए तो मेम साहब परेशान हो जाती हैं। सुबह जो राजेश जी घर में घुसते हैं तो फिर छुटकू की सारी जिम्मेदारी उन पर। फिर चाय नाश्ता खाना ये सब राजेश जी अपने हिसाब से करते हैं। कोई आने वाला आए या जाए उन्हें फिक्र नहीं। किसी की गाड़ी छूट रही हो तो फिर मेम साहब देखें। अभी कल ही की तो बात है, मेम साहब की वो सहेली जिनकी बिटिया भी अपनी छाया के साथ पढ़ती है, आ गई सुबह सुबह स्कूटी से। साहब ने फौरन कहा, राजेश चाय बनाइए। पर राजेश तो बिजी थे छुटकू के पीछे कटोरी चम्मच लेकर दूध पिलाने में। आखिरकार मैडम बिना चाय पिए चली गईं। राजेश जी चाय उधार रही। ऐसी बहुत सी चाय उधार है राजेश जी पर। 1.5 साल से हैं राजेश जी यहाँ पर। जब आए थे तो छुटकू महाशय 5-1 महीने के थे। 2 लड़कियों के बाद हुए थे। मेम साहब के तीनों बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। उस पर से फिर अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करवाना पड़ा। उस दौरान तहसीलदार साहब सीओ साहब से कहकर उन्हें अपने यहाँ ले आए थे। सीओ साहब तहसीलदार साहब की तरफ के थे, सो जाते जाते उनका भला कर गए। भला मतलब ये कि राजेश जी की साहबी हल्के में बड़ी पूछ थी। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से किचन के काम में एकदम ट्रेंड। राजेश जी तो डीएम साहब के यहाँ भी काम कर चुके थे। उसी काम की बदौलत तो परमानेंट हुए हैं, नहीं तो 5 साल से डेली वेजेस पर थे। गेंद की तरह लुढ़काए जाते रहे इधर से इधर। डीएम साहब भी गाजीपुर के उसी गांव के थे जहां के राजेश जी। राजेश जी के पिता पंडित रामनारायण चौबे जी जिस प्राइमरी स्कूल में 4th कक्षा को गणित पढ़ाते थे उसमें कभी वीर प्रताप सिंह पढ़ चुके थे। बाबूजी अक्सर अपने इस मेधावी छात्र का उदाहरण अपने परिवार के लड़के बच्चों को देते। यूं भी वीर प्रताप सिंह गांव भर के ठाकुर बाभन लड़कों के रोल मॉडल बने रहे कई कई सालों तक। आसपास के गांव का जो भी लड़का थोड़को पढ़े लिखे में ठीक ठाक हुआ, फिर वो कलेक्ट्री से नीचे का सपना नहीं देखता था। राजेश जी के घर का हाल भी जुदा नहीं था। पहले तो नरेंद्र भैया गए थे इलाहाबाद पढ़ने के लिए। तब तो राजेश जी बहुत छोटे थे। नरेंद्र भैया की प्रेरणा स्रोत तो मीना दीदी थी। क्या राजेश जानते न थे? भले उस समय छोटे थे, पर इस कहानी के आदि अंत से पूरी तरह वाकिफ थे। बड़का बाबूजी के मझले लड़का नरेंद्र भैया 2 बहनों के बीच का इकलौता भाई, बचपन से जहीन। उनको लेकर पूरे परिवार की आंखों में सपनों की रंगीन तस्वीरें। नरेंद्र भैया का अफसरी करना निश्चित था। बाबूजी अक्सर कहते, नरेंद्रवा की मेधा उनके प्रतिभाशाली शिष्य वीर प्रताप सिंह से तनिको कम नहीं है। वो अगर कलेक्टर बन सकता है तो अपना नरेंद्रवा काहे नहीं। उन दिनों छुट्टियों में आए थे भैया। अक्सर ठाकुर साहब के घर आते थे। कभी कभार उनके मंदिर में भोग लगाने भी जाते।
ठाकुर साहब की बड़ी सी हवेली में भोलेनाथ के दो मंदिर थे, एक बाहर अहाते में और दूसरा हाथी दरवाजे के अंदर। बिना भोग लगाए खाना नहीं खाया जाता था। भोग लगाने का काम बाबूजी के जिम्मे। जब कभी वह जजमानी में गए होते तो घर के लड़के जाते भोग लगाने। ऐसे ही किसी दिन नरेंद्र भैया को मंदिर से लगे कुएं पर स्नान करके कमर पर एक अंगोछा लपेट भोग लगाते जाते देख ठाकुर साहब की मछली बिटिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। नरेंद्र भैया को तो झेपना ही था। अब बालपन तो रहा नहीं था कि इसी मीना के साथ पूरी पूरी दोपहर गेंदा भड़भड़ और आइस पाइस खेलता था, या फिर उसकी और उसकी बहनों की गुड़ियों की शादी में पुरोहितगिरी की थी। मीना गांव से दूर शहर में अपनी मौसी के यहाँ रहकर 11वीं की परीक्षा दे रही थी। छुट्टियों में गांव आई थी, भरी पूरी किशोरी। नरेंद्र भी युवावस्था की दहलीज पर। दिल में कुछ उगा सा था, कुछ ऐसा जो बहुत नाजुक, बहुत मासूम सा था। पूरी दोपहर विविध भारती के गाने सुनने में गुजार दिए जाते। छुट्टियों भर दोनों की देखा देखी चली। छुट्टियां खत्म, मीना दीदी मौसी के यहाँ वापस चली गईं। नरेंद्र भैया इलाहाबाद लौट गए। इंटर में पूरे संभाग में प्रथम आकर वह बीए करने इलाहाबाद ही गए थे। आंखों में एक ही सपना था, बड़ा अफसर बनना है। इलाहाबाद उन दिनों अफसर बनने की फैक्ट्री ही समझा जाता था। पर इस बार तो सब कुछ उलट सुलट गया था। किताबों में मीना दीदी का खिलखिलाता चेहरा नजर आता। फिर क्या था, लिख बैठे चिट्ठी मीना दीदी के स्कूल के पते पर। चिट्ठी क्या थी, छोटी मोटी कहानी ही थी, बेहद सुंदर अक्षरों में, प्रेम की उदात्त भावनाओं से लबरेज। पर गर्ल्स स्कूल में किसी लड़की के नाम चिट्ठी आना अच्छा खासा गंभीर मामला समझा गया, नाकाबिले बर्दाश्त। फौरन मौसा मौसी को तलब किया गया। मौसी तो आग बबूला, कोई लड़का किसी लड़की को पत्र लिखे, ये लड़की के दुष्चरित्र होने का ही प्रमाण था। मौसा जी सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने उस 7-8 पेज के पत्र को पढ़ा और गंभीरता से बोले, कुछ तो ऐसा वैसा नहीं लिखा है लड़के ने। मौसी अपने जीजाजी को इस गंभीर मसले पर पत्र लिख चुकी थी। 15 दिन बाद बाबूजी छोटी बहन के साथ आ गए थे। मीना दीदी को देखते ही उन्होंने अपनी तर्जनी अपनी नाक पर रखकर कहा था, न किया था कटवाई दिहलू बहिनी। उस क्षण मीना दीदी को लगा था धरती फट जाए और वह भी सीता माता की तरह उसमें समा जाए। उस नरेंद्रवा पर तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि अगर सामने पाती तो शायद उसका कत्ल ही कर डालती। यूं भी जान बान मारना उनके खानदान में कोई अनोखा थोड़े था। कहते हैं ठाकुर साहब ने अपने लड़कपन में ही हरिया चमार को गोली मार दिया था। ऊहे तो बरम बनकर इनके वंश को लील रहा था। ऐसा थोड़ी ही है कि ठकुराइन ने बेटा जना ही न हो। 2 बार बेटा पैदा हुआ पर दोनों सौरी में ही खत्म। गर्दन पर उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। बरम अपना बदला इसी तरह लेते हैं। नरेंद्र भैया ने अकल से काम लिया था। खत में भावनाएं बेशक उनकी थीं, पर लिखवाया उन्होंने अपने किसी दोस्त से था। लिखावट मिलाई गई। ठाकुर साहब को तो पहले ही यकीन था, नरेंद्र जैसा लड़का इतनी ओछी हरकत कर ही नहीं सकता। नरेंद्र भैया के भावनाओं की तपिश से भला मीना दीदी कब तक आंखें फेरे रहती। पर दोनों 2 अलग द्वीप थे। बीच में थी जात पात ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का ठाठे मारता सागर। इस बीच दीदी को क्षय रोग हो गया। ननिहाल में उनका इलाज चल रहा था। इधर भैया की शादी की चर्चा भी उठ रही थी। बड़के बाबूजी जल्दी उनका ब्याह निपटाना चाहते थे। भैया की कुंडली के अनुसार ब्याह के बाद ही उनका भाग्य जागना था। पर भैया तो टस से मस नहीं। बड़की अम्मा उनके अड़ियल रवैये का रोना हवेली में भी रोई होंगी, हर जगह रोती थी। फिर जाने क्या हुआ, एक दिन भैया राजी हो गए। कोई नानुकुर नहीं, लड़की देखने का भी कोई उत्साह नहीं, जिससे चाहो कर दो। दबी दबी चर्चा थी। मीना दीदी ने अपने सिर की कसम दी थी। भाभी थी गांव की सामान्य पढ़ी लिखी सीधी साधी लड़की। भैया उनके पति परमेश्वर ही बने रहे। मीना दीदी के लिए भी उनके दिल में बड़ा आदर था। जब कभी मीना दीदी शहर से गांव आती, भाभी से मिलने जरूर आती। राजेश जी को आज भी याद है मीना दीदी को हवेली छोड़ने जाते भैया की बात। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा, कितनी कमजोर हो गई हैं। अच्छे ही डॉक्टर देख रहे हैं, यूं भी लगता है जिंदगी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए।
इस बीमारी ने उबा दिया है हमको। ऐसा न कहो। नरेंद्र भैया की आवाज गले में फंसने लगी थी। 3 महीने बाद दीदी फिर गांव आई थी। इस बार चेहरे पर थोड़ी रौनक थी। भैया राजस्थान सेवा में सेलेक्ट हो गए थे। ट्रेनिंग से पहले वाली औपचारिकताएं पूरी करने गए थे। दीदी गई थी भाभी को बधाई देने। चलो, अब तुम अफसर की बीवी हो गई। भाभी हमेशा दीदी के पैर छूती। दीदी संकोच से भर जाती। बाभन होकर क्यों पाप चढ़ाती हो भाभी। उसी रात दीदी की तबीयत खराब हो गई थी। खून की उल्टी शुरू हुई। हवेली की चीख पुकार सुनकर सभी भागकर पहुंचे। भाभी भी पहली बार हवेली की चौखट के भीतर गईं। दीदी का हाथ पकड़ जार जार रोती भाभी। और 2 हिचकी के बाद एक तरफ लटक गया दीदी का चेहरा। जीवन भर नहीं भूल सकते राजेश जी। उस रात पहली बार हिलक हिलक कर रोए थे। क्यों रो रहे हैं, इसकी कैफियत भी खुद को नहीं दे पाए थे। 2 दिन बाद नरेंद्र भैया गांव आए थे। सपाट चेहरा लिए हवेली भी गए और 7वें दिन ट्रेनिंग पर चले गए। पोस्टिंग के बाद एक बार आए थे गांव भाभी को लेने। फिर उनको कभी किसी ने गांव में नहीं देखा। भाभी ही आती जाती थी। बाद में अम्मा बाबूजी भी उधर ही चले गए तो फिर उनका आना भी बंद हो गया। राजेश जी अभी कुछ साल पहले गए थे भैया के पास। क्या अफसरी ठाठ था। भाभी भी एकदम बदल सी गई थी। पर यह बदलाव सिर्फ ऊपरी था। शहरी और अफसरी परिवेश ने उनकी ग्रामीण भोली आत्मीयता को अभी लीला नहीं था। भैया के घर जितने दिन भी रहे राजेश जी, बार बार मीना दीदी का चेहरा आंखों के आगे आता रहा। क्या भैया अब भी उन्हें उस तरह याद करते होंगे। भैया की प्रेरणा भले ही मीना दीदी रही हो, पर राजेश के प्रेरणा स्रोत तो भैया ही थे। खुली आंखों सपने देखते। अब अगली पीढ़ी में उनका नाम चलेगा, उसी राजेशवा का जो हवाई चप्पल चटकाता इन्हीं गांव की गलियों से कंधे पर बस्ता लटका स्कूल जाता था। वही राजेशवा जिसकी माँ ठाकुर साहब के घर कच्ची रसोई बनाती थी, जिन्हें सभी मतवा कहते थे। वही राजेशवा खाना बनने के बाद जिसकी पुकार मचती थी मंदिर में भोग लगाने की खातिर। वही राजेश द्विवेदी भी गए थे इलाहाबाद बड़का अफसर बनने। यूं तो राजेश जी को कभी नहीं लगा कि उनका बाभन होना उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ पहुंचाता हो। इलाहाबाद पहुंचे तो और बातें अलग सुननी पड़ी। बाभन हो फिर तो भूल जाओ अफसरी। बड़ा मुश्किल है भैया इम्तिहान निकालना। तुम्हारे बूते का नहीं। अम्मा के साथ रहकर कुछ रसोई के गुण सीखे थे, उसकी बदौलत उनकी पूछ परख साथियों में खूब थी। मेस बंद होने पर या कभी कुछ स्पेशल खाने का मन होने पर राजेश जी की ही पुकार होती। दाल भात रोटी तरकारी की साधारणतया से आगे बढ़कर लिट्टी चोखा या दल भरी पूड़ी और आलू परवल की सब्जी बनानी हो या फिर छोले भटूरे। इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में 10 साल राजेश जी ने पाक कला में कई एक्सपेरिमेंट किए, साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी, पर सपने धरे रह गए। साल दर साल निकलते गए। आईएएस का प्रीलिम नहीं निकाल पाए। राज्य सेवा में तीसरी बार प्रीलिम निकाले पर मेन में रह गए। मन और थोड़ हो गया जब अपने ही गांव के वो लद्दड़ से पिछड़ी जाति के दोनों लड़के एसडीएम और बिक्री कर अधिकारी बन गए। उस दिन दूसरी बार राजेश जी रोए थे, खूब रोए थे। उनसे आधी योग्यता वाला आरक्षण की बदौलत अधिकारी बन गया। अब सरकार को कोई क्या बताए, क्या सभी बाभन ठाकुर जमींदार ही होते हैं या फिर शोषक ही होते हैं। अब राम खिलावन और बसेसरा के परिवार से बेहतर स्थिति तो नहीं थी राजेश जी के परिवार की। पिता प्राइमरी स्कूल के मास्टर, जमीन के नाम पर 2 भाइयों के बीच 5 बीघा खेत। पैसे और पद की सभी जगह पूजा होती है। वह तो बचपन से अपने परिवार को दीनहीन देख रहे हैं। पिताजी एक्स्ट्रा इनकम के लिए एलआईसी और डाक खाने की एजेंटगिरी भी करते रहे, मुंह में पान कसैली भरे हुए। पिता कितने निरीह, कितने बेजार दिखते थे। ये तमाम बातें अक्सर याद करते रहते हैं राजेश जी। इन्हीं यादों के साथ एक और चेहरा भी याद आता है। इन्हीं यादों के साथ एक और चेहरा भी याद आता है। कला का चेहरा, जिसे घूंघट की ओट से आधा अधूरा ही देख पाए थे वे। फिर भी उस चेहरे की झलक भूलती नहीं। राजेश जी पढ़ाई में अच्छे थे, सो अच्छे घरानों से रिश्ते आने लगे थे। लड़की वालों की सोच थी, जहीन लड़का है, अभी मामला फिटिया जाए तो अच्छा, कल को परीक्षा पास कर लेगा तो यही शादी लाखों की हो जाएगी। पंडित जी भी प्रलोभन में आ गए
और 22 साल के राजेश जी की शादी 15 साल की पंडित राम रतन तिवारी की लाडली बेटी से हो गई। कन्या का नाम पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा में श्रद्धावत कलावती रखा था। कालांतर में यह नाम सिर्फ कलावती साइलेंट में चला गया। ब्याह के वक्त राजेश जी कलावती के सिर्फ हाथ और मुखड़े पर पड़े घूंघट की ओट से झांकते चेहरे की ललाई ही देख पाए थे। संतोष था लड़की गोरी है। 5 साल का गौना रखाया था। राजेश जी फिर इलाहाबाद। उधर दामाद बाबू अफसर बनने जा रहे हैं तो बिटिया क्यों अनपढ़ रहे। कलावती भी प्राइवेट 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भर दी। साल दर साल सरकते गए। दामाद बाबू हर बार असफल होते रहे। अंततः उन्होंने हार मान ली और वीर प्रताप सिंह जी की बदौलत डेली वेजेस में कुछ दिन चपरासीगिरी करने के बाद परमानेंट हो गए। एक दिन राजेश जी को सुंदर लिखावट में कलावती का पत्र मिला, जिस पत्र को अभी तक सपनों में ही देखते थे। उसका पत्र पाकर रोमांचित हो गए। धड़कते दिल और कांपते हाथों से उन्होंने खत को खोला। पर यह क्या, कलावती ने बहुत सुंदर अक्षरों और स्पष्ट रूप से जो लिखा था उसका लब्बो लुआब यही था कि वह जिस कॉलेज से बीए कर रही थी वहीं के सहपाठी से उसका प्रेम संबंध है और वह एक सरकारी महकमे में बतौर क्लर्क कार्यरत है, चपरासी से ऊपर। राजेश जी से उसने प्रार्थना की थी कि वह गौना कराने से मना कर दे और भविष्य में भी उसके प्रेमी के साथ होने वाले विवाह में कोई अड़चन पैदा न करे। राजेश तो कठुआ से गए थे। घर भर बौखला गया था। पिताजी गुस्से में बौरा गए थे। भौसा मचा है का, शादी ब्याह न हुआ तमाशा हो गया। पर राजेश जी ने चुप्पी साध ली। पिता भी फनफनाकर शांत हो गए। किस बूते उठते, समधी लोग ऊंचे रसूख वाले थे। अब तो वो सब बातें सपने जैसी हो गई हैं। साहब मेम साहब को इतना मालूम है कि राजेश जी का विवाह हो चुका है, गौना रखा है। जब राजेश जी छुट्टी की बात करते हैं, मेम साहब मुस्कुराते हुए पूछ लेती हैं, गौना कराने जा रहे हैं क्या। बेचारे राजेश जी हर बार नहीं में मुंडे हिला देते हैं। इतने वर्षों की नौकरी में भांति भांति के साहबों के पल्ले पड़ चुके हैं राजेश जी। अब यही तहसीलदार साहब ठाकुर हैं। राजेश इनके यहाँ खाना बनाने, कपड़ा धुलने का काम करते हैं। कहने को तो झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए महरी भी है, पर उसके गोल करने पर उन्हें ये काम भी करने पड़ जाते हैं। साहब आवाज लगाते हैं, राजेश जूता लाओ। माने राजेश जी जूता पोंछकर साहब के पैरों के पास रखें। मेम साहब की माँ आई थी तो ये सब देखकर बेटी को बरजी थी। बाभन आदमी से जूता पुछवाती हो, जूठा बर्तन उठवाती हो, पाप पड़ेगा। बेटी ठहरी शुद्ध आज के जमाने की, जात पात कुछ नहीं जानती। ओहदा पोस्ट आदमी को बड़ा बनाता है। चमार एसडीएम साहब, ओबीसी मैडम, डीएम ही इन लोगों के भगवान हैं। मुनमुनाकर बोली, कुछ पाप वाप नहीं लगता। इतना मानने लगे तो हो गया काम। शक्ल देखने को तो रखे नहीं है। राजेश जी को अपने सहपाठी रामाधार पाल याद आते हैं। वेटरनरी विभाग में चपरासी के पद पर पोस्टिंग पाए थे। कॉलेज के जमाने से नेतागिरी का चस्का लगा था तो नौकरी में भी नेतागिरी शुरू कर दिए। ठाकुर थे, जाति की अकड़ थी ही। धड़ल्ले से डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठते थे। मजाल क्या जो कोई उसे चपरासी समझ ले। डॉक्टर भी चाय आने पर एक कप पाल के लिए भी भिजवाना का आदेश जब तब डॉक्टराइन को पारित करते। डॉक्टराइन मन ही मन भुनभुनाती, पर चाय भी भिजवाती हैं। ये है पाल हरिजन डीएलओ के यहाँ गाय को सानी पानी देने से लेकर सौदा सुलफ लाने का काम बेमन से ही सही करते हैं। जाने कहाँ होंगे अब पाल महोदय। राजेश जी सर झटक कर अपने को इन सारी यादों से मुक्त करते हुए खटिया से उठ पड़ते हैं। 4:30 बज गए। छुटकू महाशय उठ गए होंगे। मेम साहब बिलिया रही होंगी। ये यादें जब तब बिन बुलाए मेहमान की तरह फाट पड़ती हैं। मीना दीदी, नरेंद्र भैया, कलावती, ये सब अब क्या वास्ता उनका उन सब से। हाथ मुंह धोकर सिर को पानी से भिगोकर शीशे में देख बाल संवारते हुए सोचते हैं, अभी इतनी उम्र तो नहीं गई कि शुरुआत न हो सके। बाबूजी की चिट्ठी पैंट की जेब में मेम साहब के सामान की लिस्ट के साथ मौजूद है। लिखा है, विवाह तय कर दिया है, आ जाओ। न चाहते हुए भी राजेश जी फिर से सपने सजाने को तैयार हैं। साहब से छुट्टी की बात करनी होगी। मेम साहब फिर मुस्कुराते हुए पूछेंगी, गौना कराने जा रहे हैं क्या? इस बार क्या कहेंगे राजेश जी?
अभी आप सुन रहे थे सपना सिंह जी की लिखी कहानी फिर मारे गए गुलफाम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।